Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, as we have been talking about arts integration, we have been talking about subject integration. We talked about how we can make our classes engaging, enriching and exciting. कला के द्वारा, आर्ट के माध्यम से अलग अलग सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके हम कैसे पढ़ाएं कि हमारी जो क्लासेस हैं वो वाइब्रेंट हो जाएं, बच्चे उसमें टोटली एनग्रॉस्ड और एंगेज्ड हो जाएं and we will be able to help our students achieve their learning outcomes. तो उसके कुछ examples that have been mentioned in the manual that I have been discussing with you, like art integrated learning handbook for classes 1st to 5th. तो उसमें से आज हम कुछ example ले रहे हैं. ये हमारे सामने एक छोटा सा जो lesson plan बनाया है art integrated activity, art integrated learning का, right? तो हिंदी का बना हुआ है lesson plan और हिंदी, मैथ्स और आर्ट किस तरीके से उसको इंटीग्रेट करके क्लासरूम में अपने सब्जेक्ट को जो है वो एंगेजिंग बनाया गया है एंड द स्टूडेंट्स आर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम इट, राइट? सो माय लवली एजुकेटर्स, इसको एक एक चीज को बारीकी में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे. तो हिंदी का लेसन प्लान है तो बातचीत हम ज्यादा हिंदी में ही करेंगे. तो हिंदी का जो विषय है कक्षा 2 के बच्चों के लिए, इसमें हम हिंदी के लिए क्या बच्चों के पोम कविता पढ़ानी है, बाघ का बच्चा. तो आपको ये देखना है कि कोई भी अगर एक कविता हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसको हम किस तरीके से कला का साथ में हम प्रयोग कर सकते हैं. तो इसमें जैसा कि मेंशन किया गया है, दृश्य कला एवं प्रदर्शन कला, मतलब विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स दोनों ही इसमें यूज हो रही हैं. तो आपकी ये अपनी इच्छा है, आपकी अपनी चॉइस है कि आप सिर्फ विजुअल आर्ट्स के लिए जाना चाहते हैं या आप परफॉर्मिंग आर्ट्स साथ में जाना चाहते हैं, दृश्य कला और प्रदर्शन कला दोनों को यूज करना चाहते हैं या एक ही को यूज करना चाहते हैं. दैट इज एंटायरली अप टू यू. तो इसमें सबसे पहले हमने ऊपर क्या अधिगम प्रतिफल यानी कि लर्निंग आउटकम्स को डिफाइन करेंगे कि लर्निंग आउटकम्स क्या है. तो सत्र के अंत तक यानी इस सेशन, इस क्लास के, इस टॉपिक के एंड तक बच्चे क्या सीखेंगे, तो ये हमारा टाइम बाउंड हो जाता है कि हमने इसको बोल दिया कि इस लेसन के एंड पर, इस सत्र के एंड पर, तो बच्चे की लर्निंग आउटकम्स कौन से रिफ्लेक्ट करेंगे. स्टूडेंट्स कही जा रही बातें, बातों, कहानी, कविता, जो भी आप बता रहे हैं बच्चों को, इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके साथ, कविता है उसको कहानी के माध्यम से प्रेजेंट कर रहे हो, उसके लिए स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, उनको सुनकर फिर अपनी भाषा में सस्वर सुधाते हैं, बताते हैं. तो मतलब वो अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं, उसको समराइज कर रहे हैं, उसको पैराफ्रेज कर रहे हैं, किस चीज को, जो कहानी, जो कविता आप अपनी क्लास में बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे हैं. मीन्स इट इज वेरी स्पेसिफिक कि हम उसी कहानी की, उसी कविता की बात कर रहे हैं जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है. तो इट मीन्स अवर लर्निंग आउटकम इज स्पेसिफिक और हमने पहले बताया है कि टाइम बाउंड. और उसके बाद जो स्मार्ट के हमारे, जो हमारा एक्रोनिम है स्मार्ट, स्पेसिफिक हमने देख लिया, टी हमने देख लिया, टाइम बाउंड है. जो बाकी चीजें रह गई हैं, मेजरेबल, अटेनेबल एंड रेलेवेंट. हम अब देखेंगे मेजरेबल विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्या हम बच्चे की लर्निंग को मेजर कर सकते हैं कि बच्चा उसको सस्वर सुना पा रहा है या बच्चे को अभी उसको कंठस्थ करने में टाइम लग रहा है, या अपनी उसको लैंग्वेज में भी अगर बच्चा बता रहा है तो उसको लग रहा है कि नहीं, उसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन की जरूरत है और उसको वोकैबुलरी अपनी एनहांस करने की जरूरत है. तो आप उसको मेजर कर सकते हैं. यू कैन क्रिएट रूब्रिक्स फॉर दैट. तो अटेनेबल, यस इट इज अटेनेबल. ये बच्चों के एज से रिलेटेड है, बच्चों से टॉपिक से रिलेटेड है, राइट? प्रोग्रेशन का ध्यान रखा गया है, तो दिस इज अटेनेबल. रेलिवेंट है, सर्टनली रेलिवेंट है, कोर्स करिकुलम से रिलेटेड है और आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हो बियॉन्ड द करिकुलम, और बच्चों की एज के अकॉर्डिंगली भी है और उस टॉपिक के साथ भी कंप्लीटली रेलेवेंट है, राइट? तो ये आपने चीजें देख ली. और अपनी कल्पना से बच्चे कहानी सुना रहे हैं, कविता सुना रहे हैं. कल्पना से कैसे सुनाएंगे? आप बोलोगे कविता तो पहले ही है, कहानी तो पहले ही है, तो उसको या तो अपना ट्वीक कर रहे हैं, उसकी एंडिंग को क्रिएटिव एंडिंग उसकी प्रेजेंट कर रहे हैं, या उसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि रियल लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो उसको एक्सटेंड करके उसके बियॉन्ड और आगे क्या हो सकता था, आप कहानीकार होते, आप इस कविता को रचते तो आप इसमें क्या चेंजेस लाते, तो वो क्रिएटिव प्रेजेंटेशन है. तो ये आप चीजें हैं. और बच्चे क्या करेंगे, गायन को रुचि पूर्वक उसमें भाग लेते हैं, रेसिटेशन है, सिंगिंग है, तो दे टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दैट. तो कविता, ये हमारी लर्निंग आउटकम्स हैं. क्या इसमें हमने कहीं पर ये लिखा है जो हम यूजुअली बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे अध्यापक, हमारे हमारे शिक्षक
क्या होता है कि हम सिर्फ कविता को बच्चों को बोल देते हैं पढ़ लीजिए, हम उनके लिए मॉडल रीडिंग नहीं करते, हम उनको बताकर नहीं बताते कि किस तरीके से उसको लयबद्ध तरीके से गाना चाहिए। मैं सबकी बात नहीं कर रही, पर बहुत बार ऐसा होता है, राइट? सो बच्चे पढ़ लेते हैं उसको, उसी को बोला जाता है कि लिख के लाइए। लिखने का क्या ऑब्जेक्टिव है? 20 पेज की, कई बार बड़े बच्चे हैं तो छोटे बच्चे हैं ना, तो बड़ी-बड़ी आप सोचो कि उसमें 5-5 10-10 पैराग्राफ होते हैं, लिखने का क्या ऑब्जेक्टिव है? व्हाई आर दे रीराइटिंग इट? आपको उनको बच्चों को कंठस्थ करने के लिए भी, छोटे बच्चे तो सारी ही कविता कंठस्थ करने की ज़रूरत नहीं है, एक आधा स्टैन्ज़ा कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में उसको पैराफ्रेज़ या समराइज़ करके बताया जा सकता है। सो दिस इज़ देयर, तो अपने अकॉर्डिंगली आप इस लर्निंग आउटकम्स को डिफाइन करिए और उस चीज़ के लिए रेफर ज़रूर कर लिए एनसीईआरटी के लर्निंग आउटकम्स मैनुअल को। राइट? तो और इसके बाद जब हमने लर्निंग आउटकम्स डिफाइन कर दिया, उसके बाद क्या है, सामग्री, यानी इसको टीएलएम जब हम बोलते थे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसको एलटीएम भी बोलते हैं क्योंकि लर्निंग को पहले रखा गया है। लर्निंग टीचिंग मटेरियल, तो आपको क्या-क्या चाहिए इस चीज़ के लिए? ये कुछ यहाँ पर मटेरियल्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, डफली है, घंटी है, बर्तन है, फुट्टा है, स्केल है, कैंची, कागज़, धागा, स्थानीय रंग, आई मीन जो आपको एक्टिविटी के लिए मटेरियल चाहिए, आप वो भी कर सकते हैं। आप दूसरी एक्टिविटी करा रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसमें मटेरियल लिखेंगे कि आपको क्या-क्या चाहिए। और ये आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी है, देखो मेरी चाल इसमें, मैं पढ़ूँगी नहीं सारी चीज़ें, मैं आपको सिर्फ़ उसमें ब्रीफ करके बताऊँगी। तो इस आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी में क्या है कि जैसे ऊपर मैंने ये रेड कलर में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, मिमिकिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो बच्चों की आप एक एक्टिविटी करा सकते हैं, बच्चे सर्कल में खड़े हुए हैं, राइट? तो उसमें कि आप म्यूज़िक कुछ प्ले कर सकते हैं, उस म्यूज़िक पर बच्चे मूव कर रहे हैं, राइट? जैसे हम म्यूजिकल चेयर गेम खेलते हैं, आप ऐसे भी गेम खेल सकते हैं। जब म्यूजिक स्टॉप हो रहा है या जो बच्चे को चेयर नहीं मिली है, तो वो बच्चा क्या करेगा, एक पर्टिकुलर बर्ड या एनिमल आपने चिट्स बना के रखी हैं या अपनी पसंद के किसी बर्ड और एनिमल की को वो मिमिक करेगा, उसकी आवाज निकालेगा या उसके तरीके से वो चल के दिखाएगा। खरगोश है तो वो कूद के हॉप करके बताएगा, राइट? तो इस तरीके से आप क्योंकि आपकी जो कविता है वो एनिमल से रिलेटेड है, इसीलिए हम जो आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी है वो भी एनिमल्स और बर्ड से, यानी फ़ौना जो हमारा है, फ्लोरा एंड फ़ौना होता है, तो हमारा एनिमल वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ जो है वो हम एक्टिविटी करवा रहे हैं। तो इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है, फोकसिंग ऑन ईच चाइल्ड, हर एक बच्चे की परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा आपको अगर सपोज़ किसी खरगोश के बारे में बताया तो बच्चा किसी और तरीके से चल रहा है, तो आप उसको पॉइंट आउट करके उससे पहले पूछेंगे, ये नहीं सीधा बताएँगे कि ऐसा नहीं चलता है खरगोश। तो आप पूछेंगे कि आपने ऐसा कैसे किया? हैव यू एवर सीन इट? क्या आपने ऐसी चीज़ देखी है? बच्चे ने हो सकता है कभी खरगोश या कोई पर्टिकुलर जिसकी वो मिमिकिंग कर रहा है उसको देखा ही ना हो। तो दैट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको वो दिखाइए, राइट? तो आप उसको वीडियो दिखाइए, अगर आस-पास रियल नहीं अवेलेबल है दिखाने के लिए सराउंडिंग्स में, पिक्चर दिखा सकते हैं, उसको वीडियो दिखाई जा सकती है। इस तरीके से बच्चे को बताया जा सकता है कि क्या और कैसे वो पर्टिकुलर एनिमल या बर्ड चलता है, बोलता है, आई मीन उसकी आवाज़, राइट? किस तरीके से है, तो वो आप उसको बता सकते हैं। तो ये आपकी एक आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी होगी और आपको पता है कि आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी 10-15 मिनट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला चरण, अगला स्टेप है हमारा कविता गायन। फिर आप बच्चों को कविता गायन करने के लिए बोलेंगे। बच्चे अपने आप नहीं करेंगे, सबसे पहले आप मॉडल रीडिंग करेंगे। बच्चों के लिए कोई नए शब्द हो सकते हैं, उनको कैसे उच्चारण करना है, हाउ टू प्रोनाउंस दोज़ वर्ड्स और उनके मीनिंग क्या है, वो बच्चों के साथ डिस्कस करके फिर उनको बताइए। अगर शब्द का मतलब पता होगा तो जेस्चर्स जो हैं वो अपने आप आएँगे। भाव जो हैं वो फेशियल एक्सप्रेशन वो अपने आप आते हैं, राइट? जब बच्चों को मीनिंग नहीं पता होता तो वो अच्छे से उसको रिसाइट नहीं कर पाते। उनको पता नहीं चलता कि इस शब्द के लिए उनको कैसे एक्सप्रेशंस देने हैं। तो बच्चों से कविता को अपनी-अपनी पसंद की धुन में गाने के लिए कहें। आप उनको मॉडल रीडिंग करके प्रोनंसिएशन बताएँगे, पर हर बच्चे को अपनी-अपनी धुन में गाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि बच्चे दे कैन कंपोज़ देयर ओन म्यूज़िक कि किस तरीके से गाया जा सकता है। ठीक है? हर एक एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, क्रिएटिव, इनोवेटिव, so they have got their own uniqueness, so let them come up their own ideas how they wanna sing it। और इसके अलावा आपके पास कोई और मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल है, आई मीन टेबल के ऊपर वो डफली बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, क्या है, प्लेट लेकर या जंक जो हम अपना म्यूज़िक आइटम्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो क्रिएट किया जा सकता है। कोई कहीं खाली पीपा है, पतीला है, प्लेट है, चम्मच है, कप है, राइट? तो
कप में अलग अलग लेवल पर पानी भर के उसके थ्रू म्यूजिक बजाकर भी किया जा सकता है। देखिए कि आप पढ़ा हिंदी रहे हैं, बट जब आप बच्चा कंपोज कर रहा है, वो साइंस भी साथ में बीच में आ रहा है, किस तरीके से बच्चे का आर्ट भी बीच में हो रहा है, उसकी क्रिएटिविटी हो रही है, आप ये चीजों के थ्रू आप इसका रेसिटेशन करिए। जरूरी है कि बच्चा हर वक्त क्लास में खड़े होकर बस कविता आप तुम सुनाओ। तो इसके अलावा देखिए कितने क्रिएटिव वेज हैं हमारे पास कि हम इसको जब स्टार्ट करेंगे ना, तो धीरे धीरे हमें और भी बहुत सारी चीजें, जब बच्चों के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं तो वी गेट सो मेनी आइडियाज ऑल्सो, तो हम वो कर सकते हैं। तो बच्चों को बोलेंगे कि साथ में जेस्चर्स एक्शंस के थ्रू वो प्रेजेंट करें, और उसको प्रेजेंट करने के लिए उनको मीनिंग समझाना बहुत जरूरी है। राइट, शब्दों का मतलब पता होगा तो जेस्चर्स एक्सप्रेशंस अपने आप आएंगे। तो इसके बाद एक आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, क्योंकि हम एनिमल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो ये बाघ के बच्चे से रिलेटेड जो आपकी कविता है, तो आप बच्चों को मास्क मेकिंग करवा सकते हैं। मास्क मेकिंग के लिए कोई भी रीयूजेबल मटेरियल, आपके पास चार्ट पेपर्स हैं जो वन साइड यूज है, A4 साइज शीट्स होती हैं। अगर मैं कहूँ कि मैंने देखिए अभी अपने पास ये इतनी सारी शीट्स जो है रखी हुई हैं, ये वन साइड यूज हैं, राइट, तो इनकी मैं अनदर साइड आई कैन यूज इट, वाई टू वेस्ट इट, तो मैं इसकी दूसरी साइड जो है वो यूज कर सकती हूँ। तो बच्चों को बनाने के लिए दीजिए, बच्चे उससे सुंदर सुंदर जो है वो मुखौटे बना सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो हो सकता है कि कईयों को थोड़ी जो है फाइन मोटर स्किल्स या ग्रॉस मोटर स्किल्स को करने में प्रॉब्लम हो रही हो, शुरू में उनको थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप उनको अकॉर्डिंगली स्कैफोल्ड कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ हाईलाइट करके लिखा हुआ है स्कैफोल्डिंग, राइट। तो आपको बच्चों को जो है जहां पे भी जरूरत है, यू नीड टू स्कैफोल्ड द स्टूडेंट्स, कि किसी को ज्यादा हेल्प चाहिए, कोई अपने आप भी कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, राइट। तो सीजर्स ओनली चाइल्ड फ्रेंडली सीजर्स होना चाहिए, और इको फ्रेंडली मीटर मटेरियल सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना है, रीयूजेबल मटेरियल आपको यूज करने हैं, बेयर मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए, राइट। किसी भी बच्चे के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, स्कूल के ऊपर कोई बर्डन नहीं है आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी को कंडक्ट करना। तो इस तरीके से आपको देखना है कि किस तरीके से आप कंडक्ट करा सकते हैं। और उसके बाद बच्चे क्या है, अलग अलग मुखौटे यानी मास्क पहनकर तो वो कविता जो है वो तब प्रेजेंट करेंगे अपनी, वो जो लयबद्ध तरीके से कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपका साथ साथ में फॉर्मेटिव असेसमेंट भी चलेगा। जब आप आर्ट एक्टिविटी करते हो, तो उसके साथ में आपको बच्चों से क्वेश्चनिंग करनी है, राइट। तो उसमें अलग से कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं होता, करते करते आप बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रियल लाइफ इंटीग्रेटेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने बाघ को देखा है, कहाँ देखा है, राइट, जंगल में देखा है, टीवी में देखा है, कहाँ देखा है, मोबाइल में, फोन में देखा है, या वो आपका जो 3D फॉर्म है, आप देखिए गूगल पर 3D करके बहुत सारे आपके एनिमल्स बच्चों को दिखा सकते हैं, वो क्यूब्स आते हैं, तो आप रूम में बच्चों को वो लाइव एक 3D फॉर्म में भी दिखाया जा सकता है। तो उसकी साउंड कैसी है, साउंड कैसी, मतलब बच्चे उसको विजुअली भी नहीं सोच रहे, खाली बच्चे उसकी साउंड को भी समझ रहे हैं। तो जब हमारी एक से ज्यादा सेंस इन्वॉल्व होती है, तो हमारी लर्निंग बेटर होती है, लाइफ लॉन्ग होती है। एंड मुखौटे को बनाया कैसे है, जब बच्चों ने बनाया तो बच्चे उसके प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप शुरू से कनेक्ट करके बता रहे हैं कि कैसे मैंने मुखौटे को, ये मास्क को बनाया है। तो आपने रंग भरते हुए किन चीजों का ध्यान रखा, जब मास्क में कलरिंग की गई तो किन चीजों का ध्यान रखा गया, क्रिटिकली उसको सोच रहे हैं कि भाग कैसा है, मैंने वैसे ही कलर्स का, रंगों का इस्तेमाल किया है। तो इन सब चीजों की बात होती है, तो क्रिटिकली वो सोचते हैं। तो उसके बाद कुछ और नेक्स्ट एक्टिविटी होती है, चलो करें, चलो एक्शन वर्ड्स हैं, कि बच्चों से पूछ रहे हैं कि चलिए हम कुछ एक्शन वर्ड्स करते हैं, देखते हैं कि बाघ कैसे उछलता है, कैसे तैरता है, कैसे सोता है, कैसे गुर्राता है। यानी ये उनका जो है वो नॉन वर्बल असेसमेंट हो रहा है। असेसमेंट आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। एक्शंस और जेस्चर्स के थ्रू भी बच्चे प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, बच्चा थम्स अप थम्स डाउन करके भी आपको बता रहा है, राइट, बच्चा रेटिंग करके भी आपको बता रहा है। तो दिस इज हाउ द सेम कैन बी डन। नाउ इसमें बहुत सारी आगे जैसे एक्टिविटीज हैं, डेली लाइफ से रिलेटेड करा सकते हैं, अनेक पशु पक्षियों की करवा सकते हैं, बच्चों की जो डेली रूटीन है उससे रिलेटेड एक्शन वर्ड्स जो है वो करवाए जा सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों को जो है वो कलाज मेकिंग भी जो है हम करवा सकते हैं। तो आपकी ये वर्कशीट यहाँ जो कोलाज वाली एक एक्टिविटी है, देखिए आप इसमें मैथ्स, हिंदी और आर्ट को कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। एक तो आपने बच्चों को जो है वो मास्क का एक डॉटेड लाइन दे दिया, आप इस डॉटेड लाइन के ऊपर सारे नंबर
अगर आपके सेकंड क्लास के बच्चे हैं जहां तक उनको काउंटिंग आती है, आप बीच में से कोई भी, यहाँ तो उन्होंने 1 से 50 तक लिखा हुआ है, 1 से 50 तक काउंटिंग, तो आप बीच में भी कोई काउंटिंग दे सकते हैं। यू कैन गो हैड विद द स्किप काउंटिंग ऑल्सो, यू कैन गो हैड विद द एडिंग नंबर्स ऑल्सो। जो भी आपको करना है, आप अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट को इसमें डाल करके आपका टोटल करके आगे जोड़िए, जहां पर इसका टोटल हो रहा है वहां पे ज्वाइन करिए। आई मीन मैथ्स के कॉन्सेप्ट को आर्ट के थ्रू माध्यम से आप, हम क्या कर रहे हैं, जो मास्क बना रहे हैं, मास्क इज रिलेटेड टू विच एक्टिविटी, दैट इज रिलेटेड टू योर हिंदी एक्टिविटी, हिंदी चैप्टर्स के साथ रिलेटेड है, तो ऐसे बच्चे बना सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ इट्स कॉल्ड आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। चलिए एक और एक्टिविटी है, अब उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में ही डिस्कस कर लेते हैं। रेस्ट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। पहले अभी हमने बात की कविता की, अब हम बात कर रहे हैं कहानी की। अर्लियर वी टॉक्ड अबाउट पोम एंड नाउ वी गोना टॉक अबाउट स्टोरी। तो क्लास 3 में स्टोरी नरेशन स्टोरी हमने क्या यहाँ पर लिया कि सबसे अच्छा पेड़, ये हमारी एक कहानी है कि एक 3 भाइयों की कहानी है, जिसमें कि वो अपने अपने अलग अलग पेड़ के बारे में बताते हैं। मेरा पेड़ अच्छा है, मेरा पेड़ अच्छा है, मेरा पेड़ ये देता है, मेरा पेड़ वो देता है। तो ये कहानी इस तरीके से है। तो हम इसकी लर्निंग आउटकम्स को जब हम डिफाइन कर रहे हैं, इसमें हमने ये मेंशन कर दिया है कि बाय द एंड ऑफ द सेशन, स्मार्ट गोल्स हैं ये सारे इसके, कि कहानी को कैसे वो बच्चे स्टोरी नरेट करेंगे। पहले पोएम रेसिटेशन था, इसमें क्या है, हम स्टोरी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि बच्चा स्टोरी को नरेट करे। कैसे प्रॉपर इंटोनेशन, फ्लुएंसी की उतार चढ़ाव, कब कहानी में किस अपनी आवाज को ऊंचा करना है, कभी नीचा करना है, कभी हैरान होना है, मतलब सारे के सारे जो एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से प्रेजेंट करने हैं, बच्चों को डायलॉग कैसे डिलीवर करना है, वो सब चीजें आना चाहिए। एंड पार्ट में आएंगे जो नए शब्द हैं, उनके अर्थ बच्चों को समझ में आने चाहिए, और उसको वो समझेंगे तभी तो अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। एंड वो जो पूरी कहानी है, उसका जो विषय वस्तु है, उसका जो थीम है, कंटेंट है, इवेंट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उसके बारे में बातचीत करें, उसको अपनी भाषा में बताएं। कंठस्थ करने की बात नहीं कि पूरी की पूरी कहानी उसको वो याद करें, याद करने की बात नहीं, पैराफ्रेज करें, अपनी लैंग्वेज में उसको बच्चा समझाए। ये हमारी लर्निंग आउटकम है। एंड दृश्य कला और प्रदर्शन कला यानी विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट, दोनों का इस्तेमाल करते हुए बच्चा इस स्टोरी को समझे और अपनी लैंग्वेज में इसको प्रेजेंट करे। पाठ में आए नए शब्दों को बच्चा समझेगा। देखिए ये हमारी लर्निंग आउटकम है। हमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही बच्चों को नहीं सिखाना कि कितने भाई थे, किस भाई का कौन सा पेड़ था, तो दैट इज इज रोट मेमोराइजेशन, राइट। अब आप देखिए ये हमारी लर्निंग आउटकम है, ये हमने अचीव करनी है, ये हमारी सामग्री यानी टीएलएम और एलटीएम है। इसमें हमारी आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी, क्योंकि पेड़ से रिलेटेड है, तो हम पेड़ से रिलेटेड ही एक एक्टिविटी कर रहे हैं कि बच्चे सर्कल में खड़े हैं, चाहे म्यूजिकल चेयर ले लो, चाहे साइमन सेज गेम ले लो, इसको थोड़ा इनोवेशन कर लो। ये मैंने साइमन सेज लिखा है, राइट। म्यूजिक चलाएंगे, कोई वन बच्चा रुकेगा। पिछली बार हमने ऐसा म्यूजिकल चेयर टाइप गेम किया था, इस बार हम साइमन सेज कर लेते हैं कि साइमन सेज शो मी द स्मॉलेस्ट ट्री, show me the longest tree, show me the tree with the thick stem, show me the tree with more fruits, राइट। तो आप उनको पार्क में ले जाकर, गार्डन में ले जाकर, आसपास मतलब ऐसे फ्रूट्स या फ्लावर्स या इससे रिलेटेड कुछ भी आप क्वेश्चंस बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं। सो बिकॉज हम उसको रिलेट कर रहे हैं। पहले हमने एनिमल से रिलेटेड एक्टिविटी की थी, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स इन दैट फॉर्म। एंड इसमें हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, तो हम प्लांट से रिलेटेड आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि हमने एक हुक क्रिएट करना है कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज सेकेंड स्टेप इसका क्या है, क्योंकि हमने बच्चों को पहले पेड़ के बारे में इंट्रोड्यूस करा दिया, अब उसके बाद में क्या है, हम और उसको अपने टॉपिक के साथ लेकर आ रहे हैं। क्योंकि इसमें जब 3 बच्चे बात कर रहे हैं स्टोरी में, 3 भाई अपने अपने पेड़ की खासियत के बारे में बता रहे हैं, बोस्ट कर रहे हैं कि मेरा पेड़ जो है वो ये देता है, तुम्हारा पेड़ ये देता है। तो एब्सोल्युटली इसी तरीके के साथ में आप बच्चों को ये कह सकते हैं कि अपने अपने पेड़ के बारे में, मतलब गार्डन में एक अपना पेड़ देख लिया कि ये मेरा पेड़ है, या आपके घर के आसपास कोई पेड़ है, अब उसके बारे में बताइए। पेड़ पेड़ मेरा पेड़, आम का पेड़, हरा भरा पेड़ क्या मुझे देता है। तो उसमें क्या है कि बच्चे अभी जनरल से फिर वो स्पेसिफिक की तरफ आ रहे हैं कि कौन सा पेड़ हमें क्या देता है, उसको कैसे डिस्क्राइब करना है, डिफरेंट एडजेक्टिव्स बच्चा यूज करता है, उसके यूजेस के बारे में बता रहा है। तो हमारे वी आर कमिंग क्लोजर टू आवर स्टोरी, राइट। सीधा सीधा तो नहीं स्टोरी पढ़ने लग गए वो टीचर क्लास में जाकर, राइट, कि बच्चों को बोल दिया पढ़िए और इसको डिस्कस करिए, नहीं, उसको स्टेप बाय स्टेप वहां तक लेकर जाना है बच्चों तक, उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसको बढ़ाना है। तो नेक्स्ट है थर्ड स्टेप क्या है। अभी आप कहानी पर आ गए, आपने कहानी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पहले बोला, क्योंकि आपको पता है आपने क्लास उसमें
3 आपने भाई जैसे बना दिए और साथ में पेड़ बना दिया। पेड़ क्या है, घर क्लास में देखिए कितने अच्छे तरीके से ये आप प्रिंटेड लेकर भी उसको रिंग्स लगाकर, उसमें बैंगल्स लगाकर उसको हैंग भी कर सकते हैं कि ये उसका पेड़ है। एक डमी पेड़ क्रिएट कर देते हैं, ठीक है? सो उसमें क्या है कि बच्चे उसमें जो है वो पेड़ के तरफ खड़े होके कि ये मेरा पेड़ है, ये मेरा पेड़ है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो आप स्टोरी को एनैक्ट कर रहे हैं, ड्रामेटाइज़ है, तो उसमें कर रहे हैं। आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी भी हो रही है, डायलॉग एक्सचेंज भी हो रहे हैं, स्टोरी के जो दृश्य हैं, सीन 1, सीन 2, सीन 3, आप हर सीन में बच्चे भी बदल सकते हैं, ताकि हर बच्चे को मौका मिले कि पहला सीन है, ये वाले डायलॉग हैं, तो ये वाले बच्चे 3 भाई बन रहे हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 बच्चे भाई बन रहे हैं, फिर वो बन रहे हैं। तो उसके कारण ज़्यादा बच्चों को मौका मिलेगा वो डायलॉग डिलीवर करने का। तो अभी इसके आगे और क्या है, दिस इज लाइक मैनेजिंग लार्जर क्लासेस में क्या होता है कि बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं तो उनको डिवाइड करेंगे ग्रुप्स में। तो ग्रुप डिवीजन की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं। आप चिट्स के थ्रू कर सकते हैं, रैंडम ग्रुपिंग कर सकते हैं, व्हील्स ऑफ नेम्स के थ्रू कर सकते हैं, बहुत सारे आप डाइस करके भी कर सकते हैं, राइट? तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू आप ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो अभी है कि आपने पर्चियां चिट्स बनाकर बच्चों को डिवाइड कर दिया, फिर चिट्स के ऊपर आपने नाम लिखे हुए हैं, जो चिट पे ऊपर नाम लिखा हुआ है वो इस टीम का नाम हो जाएगा। तो दैट इज अगेन एंगेजिंग एक्टिविटी, राइट? कि इनोवेटिव एज वेल। तो आप और भी इनोवेटिव तरीकों से बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, उनको नाम दे सकते हैं। लाइक देखिए कितने सुंदर नाम दिए हुए हैं टीम्स के। मैं पेड़ों का राजा, मैं सब्जियों की रानी, मैं फूलों की रानी, मैं फलों का राजा। तो उनको क्या करना है, टीम में आपको उसके बारे में थिंक पेयर शेयर एक्टिविटी कराइए कि अपनी टीम में वो पहले खुद सोच रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, पेयर अप होके डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद में वो पूरे लार्जर ग्रुप के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं पेड़ों का राजा कौन हूँ, कैसे हूँ। तो उसकी फीचर्स को वो प्रेजेंट कर रही है टीम। तो इस तरीके से रोल प्लेइंग ड्रामेटाइजेशन भी कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी देखो पेड़ों से ही सारी रिलेटेड है। पेड़ से क्या मिलता है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। कहीं पर भी हम अपने टॉपिक से बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा एक्सटेंशन है, एंड दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो इतना तो पता होना चाहिए, तभी तो रियल लाइफ इंटीग्रेशन होगा। अब देखिए बच्चे नए शब्द सीखते हैं, आप बच्चों को सिखाते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे अध्यापक, या हो सकता है मेरे अध्यापकों ने भी ऐसा ही किया हो, शिक्षकों ने, ठीक है? तो वो आज के टाइम, वो तब का टाइम था, हम उस चीज को गलत नहीं कह रहे हैं, हमने उस टाइम पर सीखा है। और समय की मांग क्या कहती है, अब आगे हम उसको चेंज करें। अगर हम पहले ही बच्चों को ये लिखाएं, हेडिंग देते हैं कठिन शब्द और उसके नीचे शब्द लिख देते हैं, पहले ही जो बताया जाता है कि ये कठिन है, तो हम उसको कठिन क्यों बोलें? क्यों हम ये नहीं बोलें कि नए शब्द सीखें, अपनी शब्दावली में वृद्धि करें, राइट? तो वर्ड बैंक है ये हमारा, राइट? तो उसके लिखेंगे कहाँ? हमेशा नोटबुक पर क्यों लिखें? आप पत्तों के आकार में कागज को काट सकते हैं। लाइक मेरे पास ये अगर कागज है तो मैं हरे रंग का कागज कहीं से ढूंढ लूं, ठीक है? उसको मैं पत्ते काट लूं और पत्तों के ऊपर बच्चों को बोलूं कि आप नए शब्द लिखिए, क्लासरूम में डिस्प्ले भी कर दूं, मेरा आर्ट वर्क भी डिस्प्ले हो गया। या मैं और आर्ट से रिलेटेड एक्टिविटी करनी है, बड़े बड़े पत्ते, केले के पत्ते कहीं मेरे को मिले, मैं क्लास में कोलैबोरेटिव वर्क करके बच्चों को बोलूं कि पेंट से इसके ऊपर नए शब्दों को आप लिखिए, और वही आप क्लास में लिखिए, डिस्प्ले कर दीजिए बोर्ड के ऊपर। कितना सुंदर आपका डिस्प्ले बोर्ड लगेगा, बच्चों का आर्ट वर्क, बच्चे आप उसकी सराहना करेंगे, बच्चे भी जो है उनको भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि हमारा ये काम वहां पर रिफ्लेक्ट हुआ है, राइट? तो आपका बोर्ड भी रेडी हो गया, आप कीप ऑन चेंजिंग योर बोर्ड ऑल्सो। चलिए अब इसके बाद एक और एक्टिविटी है, इनोवेटिव एक्टिविटी, मैं हूं ना अभिनय। मैंने इसको नाम दिया है हॉट सीटिंग स्ट्रैटेजी का। इसमें क्या करेंगे कि आप जैसे रैंडमली हर बच्चे को, जरूरी नहीं कि हर बच्चा हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम बच्चे करें, पर आप डिवाइड करिए कि अगर आप क्लास में 5 एक्टिविटीज करा रहे हैं, 20 बच्चे हैं, तो 4-4 बच्चे हर एक्टिविटी में आ जाएं, ताकि हर बच्चे को मौका मिल रहा है किसी ना किसी एक्टिविटी में पार्ट लेने का, एज अ वॉलंटियर, एज अ लीडर, राइट? तो अगर मैंने ये हॉट सीटिंग स्ट्रैटेजी किया है, सपोज मेरे पास उतना ही टाइम है, मैं क्लास में से 5 बच्चे मैंने वो रैंडम पिक एंड चूज कर लिए हैं, चिट्स के थ्रू या कोई भी अलग माध्यम मैंने उसका इस्तेमाल किया है। तो मैंने उन बच्चों को ये बोला है कि चलो अब आप रोल प्ले करेंगे, यू आर द मास्टर्स। हॉट सीट पर कौन बैठता है जिसको पूरी क्लैरिटी होती है किसी के बारे में? लाइक सपोज कि एक बच्चा कहता है कि चलिए मैं
नीम का पेड़ बन गया हूँ तो मेरे से सवाल पूछे, क्योंकि बच्चे को क्लैरिटी है कि मुझे नीम के पेड़ के बारे में सब पता है, वो कैसा होता है, उसके पत्ते कैसे होते हैं, उससे हमें क्या मिलता है। लाइक वो जैसे कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन है कि बच्चे उससे सवाल पूछेंगे, आप कौन हो, आप कहाँ रहते हो, यानी कहाँ पाए जाते हो, प्राणी जगत में आपका क्या महत्व है, आपको कौन सा पक्षी ज्यादा अच्छा लगता है, अपने पत्तों का उपयोग बताइए। लाइक ऐसे ऐसे करके उनको सवाल पूछेंगे। तो ये हॉट सीटिंग स्ट्रैटेजी है, हर बच्चे को मौका मिलेगा टू बिकम the master to be seated on the hot seat. So everybody should participate in some or the other activity that you should take care of. So my dear educators, so these are the wonderful activities that you can conduct in your classes. Now परियोजना यानी प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं आप इसको इको क्लब के साथ, इन्वायरमेंट क्लब के साथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लब के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं। लाइक ग्रो मोर ट्रीज, लेट्स प्लांट अ ट्री, प्लांट हैप्पीनेस, और मे बी अडॉप्ट प्लांट। आप इस तरीके की एक्टिविटीज करके उनके थ्रू प्लांटेशन की एक्टिविटी भी करा सकते हैं। लाइक रियल लाइफ इंटीग्रेशन हो गया, या उनको बोलेंगे कि स्कूल में प्लांट्स लगाएं या अपने घरों में प्लांट्स लगाएं, एंड दे विल बी शेयरिंग द एक्सपीरियंसेस विद यू कि किस तरीके से वो सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं। आसपास गली में, नुक्कड़ में, कहीं पर जगह है तो मेक श्योर दे शुड गो हैड विद दैट, राइट। तो एनवायरनमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, अपने दायित्व को समझें, राइट। तो और अब देखिए, जब हमने पढ़ा लिया तो असेंबलीज, जो हमारी मॉर्निंग असेंबलीज होती हैं, वो हमारी कोई अलग नहीं होती कि उसके लिए हम अलग से कोई टॉपिक ढूंढें। आप यही बच्चों का जो प्रेजेंटेशन है वो आप असेंबली में करा सकते हो। एक प्लेटफॉर्म बच्चों को मिलता है कि अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करने का, कि बच्चे वहां पर ये कर रहे हैं कि इफ आई वर अ ट्री, काश मैं पेड़ होता, अगर मैं नीम का पेड़ होता तो मैं ये करता, अगर मैं कटहल का पेड़ होता तो अपने कांटे निकाल देता, मैं अगर आम का पेड़ होता तो 12 महीने फल देता, क्योंकि फलों का राजा कौन है, आम। यदि मैं नारियल का पेड़ होता तो भूखे लोगों को मुफ्त में नारियल देता, हर प्यासे की मैं प्यास बुझाता, राइट। तो मतलब इस तरीके से बच्चे इनोवेटिव तरीके से अपना प्रेजेंट करेंगे। मॉर्निंग असेंबली देखिए आपकी कितनी इनोवेटिव असेंबली है, और ये बच्चों का असेसमेंट ही है। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट, दिस इज कॉल्ड असेसमेंट एज लर्निंग ऑल्सो। जब बच्चों को पता चल रहा है, बच्चे खुद देख रहे हैं कि उनका प्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है। अब देखिए इसको कैसे कनेक्ट किया गया है सीटिंग अरेंजमेंट के साथ भी। ये आप पत्तों के बारे में बता रहे हो तो किस तरीके से बच्चे मॉर्निंग असेंबली में भी अगर आप बच्चों को बिठा रहे हो, वहां पे उस पर्टिकुलर क्लास की असेंबली हो रही है तो एक पत्ते के आकार में बिठा रही है, क्लास में है तो उसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं कि किस तरीके से आप सीटिंग प्लान कर रहे हो। बच्चा अपने आप को पूरा फील उस बच्चे को आना चाहिए कि हाँ मैं पेड़ों के बारे में एक कहानी पढ़ रहा हूँ तो मैं इस तरीके से बैठा हूँ, मेरा जो लिखे हुए नए शब्द हैं वो भी पत्तों के आकार में डिस्प्ले बोर्ड पर हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो कैसे बच्चे की लर्निंग जो है वो अलग होगी रियल लाइफ से, नहीं बच्चा उसको टोटली इंटीग्रेट करेगा, बच्चा उसको फील करेगा, राइट। इस तरह विद्यार्थी शिक्षार्थी अपना कार्य पूर्ण करेंगे। किस तरीके से बैठे हैं और भी आपको बताती हूँ। देखिए अब ये आपने क्विज इसमें कर सकते हैं, एकदम शरारत कर सकते हैं। बच्चे पूछेंगे ना, सोचो सोचो सोच के बताओ, मेरे पत्ते पानी में होते हैं, बोलो बोलो मैं हूं कौन। मेरे पत्ते पर लोग खाना खाते हैं, बोलो बोलो मैं हूं कौन। कहाँ किस पे खाते हैं, कौन से पत्ते के ऊपर रख के हम खाना खाते हैं। मेरे पत्तों से छोंक लगाते हैं, बोलो बोलो मैं हूं कौन। तो बच्चों की जो नॉलेज है उसमें वृद्धि हो रही है, और वो क्वेश्चंस में खुद डेवलप कर रहे हैं, अपनी पजल्स डेवलप कर रहे हैं, राइट। तो दूसरों से पूछ रहे तो उनकी कितनी क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब कितना क्रिएटिविटी दैट इज बीइंग एनहांस्ड, रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए पेड़ के आकार में बच्चे बैठे हुए हैं, किस तरीके से, जहां पे भी आप उनको इस तरीके से बिठाइए, कोई एक आधी एक्टिविटी इस तरीके से कराइए, लेट देम अप्रिशिएट, राइट, की ब्यूटी ऑफ नेचर, की कैसे प्लांट्स, ट्रीज, लीव्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है। और उसके अलावा और कौन सी एक्टिविटी है, इस आगे है कोलाज, एक्सटेंडिंग देयर लर्निंग, इंटरेक्टिव कोलाज बना सकते हैं। जितने भी वो आसपास से सपोज पत्तियां इकट्ठी कर रहे हैं, उसमें से कुछ बना रहे हैं, नीम की पत्ती लगाई है या कुछ और लगाया है, आम का पत्ता लगाया है, पीपल का पत्ता लगाया है, तो उसके यूजेस भी साथ साथ में लिखते हुए जाएंगे कि ये इसलिए इस्तेमाल हो रहा है, इसके गुण ये हैं, राइट। उसके लिए फ्रेजेस, स्लोगन्स भी लिख सकते हैं। मैं भले ही कड़वा हूं पर दातुन में इस्तेमाल होता हूँ, दातुन का इस्तेमाल नहीं होगा तो दांत कैसे सफेद आपके होंगे, कैसे वो चमकेंगे। मतलब इस तरीके से वो उसका यूसेज भी डेली लाइफ में समझ रहे हैं। इंटीग्रेटेड लर्निंग की जब हम बात करें, यानी समावेशित विषय जो हमारा है,
जब हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, यू नो वेरी वेल कि इन एनवायरमेंटल साइंस बच्चे प्लांट्स के बारे में, बच्चे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, स्टोरीज के थ्रू ये बताया गया है। लुकिंग अराउंड फोर्थ और फिफ्थ में चैप्टर है द स्टोरी ऑफ अमृता एंड हुज फॉरेस्ट, और एक साथ में एक कथा वाचन की गतिविधि है। आई मीन स्टोरी टेलिंग भी आप बच्चों को पपेट्स के थ्रू स्टोरी बताइए। आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बच्चे जिन्होंने जिन चीजों को नहीं देखा है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू सी और विटनेस ईच एंड एवरी लाइव थिंग और वट एवर। सो मेक श्योर कि आप उनको वर्चुअल फील्ड ट्रिप के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा, पपेट्स के द्वारा, ड्रॉइंग्स के द्वारा उन चीजों को दिखाइए कि एटलीस्ट बच्चा उसको विजुअलाइज कर पाए। इमेजिन तभी करेंगे जिसको पहले कभी देखा हो, जिसको देखा नहीं, जिसके रंग का, रूप का, आकार का पता नहीं, तो उसको हम इमेजिन कैसे करेंगे? आप ये खुद सोचिए। तो वो थोड़ा दिखाना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज सक्सेसफुल लर्निंग नहीं होगा, राइट? सो माय लवली एजुकेटर्स, दिस वाज ऑल अबाउट integrated art, integrated learning through subject integration also, and we discussed Hindi lesson plans today. And in the upcoming videos, we will be talking about more lesson plans for AIL, Art Integrated Learning. So for that, what you have to do is stay tuned to Mentoring the Mentors, like, subscribe, share. And I am really very thankful to all of you for your love and support. Today, we have achieved 5,000 subscriptions. Thank you, all of you. Have a nice day.